एजुकेशन मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका पार्ट 21 हमारे जल संसाधन। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जल की उत्पत्ति ही जीवन में हुई है। हर जीवन में सीजन में जल का विशेष योगदान है। प्राणियों में 65% तथा पेड़ पौधों में 75 से 99% तक जल अंश मिलता है। इससे जल की आवश्यकता और उपयोगिता सहज झलकती है। जल प्रकृति का ऐसा उपहार है जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जल के विविध उपयोग और जल विकास की धुरी भी है। भारत में पेयजल उपलब्धता तथा उपयोगिता की दृष्टि से सीमित है। जल का वितरण तो बहुत ही आसान है, कहीं उसकी अधिकता है तो कहीं उसकी भारी कमी मिलती है। जल की गुणवत्ता में भी दिनों दिन गिरावट आती जा रही है। यह अपने में बड़ी चिंता का विषय है। जल की मांग और आपूर्ति में सामंजस्य के साथ जल संसाधनों के स्रोतों के बीच तालमेल अनिवार्य है। अंतर्जल संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। उद्देश्य: इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप जल के विभिन्न स्रोतों को जान सकेंगे, जल बजट का अर्थ समझ सकेंगे, जल के असमान वितरण को स्पष्ट कर सकेंगे, जल की उपयोगिता बता सकेंगे, सिंचाई के विभिन्न संसाधनों की उपयोगिता तथा विवरण बता सकेंगे, उपयुक्त जल घाटी परियोजनाओं को मानचित्र पर दर्शा सकेंगे। अब जल प्रबंधन की आवश्यकता स्पष्ट कर सकेंगे, बाढ़ और सूखे का जन जीवन पर प्रभाव स्पष्ट कर सकेंगे, जल संभर विकास का अर्थ समझा सकेंगे, जल संसाधनों के संरक्षण की विधियों को स्पष्ट कर सकेंगे। जल संसाधन: जल प्रकृति का सबसे मूल्यवान उपहार है। ये अमूल्य और समाप्त होने वाला है संसाधन है, परंतु ये संकटग्रस्त संसाधन भी है। पानी की मांग सतत बढ़ रही है और जल पूर्ति निरंतर घट रही है। विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के पास 4% जल है, जबकि जनसंख्या 16% है। इसका अर्थ ये हुआ कि विश्व के औसत की तुलना में हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति के हिस्से में केवल चौथाई जल की आता है। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। देश का 8वां हिस्सा बाढ़ग्रस्त है अथवा 6ठा हिस्सा सूखा से ग्रस्त है। इस सबके लिए मानसून की प्राकृतिक उत्तरदायी है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों और अन्य कृषि उपजों की अधिक आवश्यकता है। यही कारण है कि फसलों के लिए सिंचाई के रूप में जल उपयोग बढ़ता जा रहा है। नगरीकरण, औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण के कारण नगरों के जल की मांग बहुत बड़ी है। केवल इतना ही नहीं, मल जल की निरंतरता बढ़ती निकासी और सभी प्रकार की गंदगी के निपटान के लिए जल की मांग और भी अधिक बड़ी है। जल के स्रोत: जल के 4 प्रमुख स्रोत हैं: पृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल तथा महासागरीय जल। हम अपने व्यवहारिक जीवन में प्रत्येक पृष्ठीय और भूमिगत जल का ही उपयोग करते हैं। आइए इसके विषय में विस्तार से जानें। पृष्ठ जल: धरातल पर पृष्ठीय जल का मूल स्रोत वर्षण है। वर्षण का लगभग 20% भाग वाष्पित होकर वायुमंडल में विलीन हो जाता है। जल का कुछ अंश भूमिगत हो जाता है। पृष्ठीय जल को एक बड़ा भाग धरातल के नदियों, नालों, तालाबों, झीलों और पोखर जोहड़ों में मिलता है। शेष जल बहाकर सागर महासागरों में जा मिलता है। भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जल को पृष्ठीय या धरातलीय जल कहते हैं। कुछ पृष्ठीय जल का लगभग 2/4 भाग देश की 3 बड़ी नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से होकर बहता है। आज भारत में निर्मित जलाशयों के जल भंडार की क्षमता लगभग 174 अरब घन मीटर है। स्वतंत्रता के समय जलाशयों के भंडार की क्षमता मात्रा 18 अरब घन मीटर थी। इसकी प्रकार जल भंडार की क्षमता लगभग 10 गुनी बढ़ाई जा चुकी है। सारणी 21.1 भारत नदियों की द्रोणियों के अनुसार पृष्ठीय और भूमिगत जल का वितरण। नदी द्रोणी पृष्ठीय जल प्रवाह
भूमिगत जल। वार्षिक अपवाह उपयोग, आपूर्ति उपयोग। सिंधु 71.3, 46.0, 26.5, 24.3। गंगा 525, 250, 171, 157। ब्रह्मपुत्र 629, 24, 27, 24। गोदावरी 110, 110.5, 76.3, 40.7, 37। कृष्ण 70, 58, 26.4, 24। कावेरी 21.4, 19, 12.3, 11.3। महानदी 68.9, 50, 16.5, 15। नर्मदा 45.7, 34.5, 10.0, 9.9। ताप्ती 14.9, 15, 14.9, 14.5, 8.3, 7.6। अन्य नदियाँ 365.4, 118.2, 74, 68.2। योग 1952.1, 690.3, 431.32, 395.6। गंगा द्रोणी में उपयोग के योग जल भंडार की क्षमता सबसे अधिक है, परंतु ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी में वापस प्रवाह सर्वाधिक होते हुए भी उपयोग योग्य जल भंडार की क्षमता सबसे कम है। गोदावरी, कृष्ण, महानदी और सिंधु नदी द्रोणी में भंडारण क्षमता प्रयत्न है। उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता को अनुपात की दृष्टि से देखा जाए तो ताप्ती नदी द्रोणी का पहला स्थान बनता है। ताप्ती नदी द्रोणी की भंडार क्षमता 97% है। देश की तीनों बड़ी नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में वार्षिक जल प्रवाह की मात्रा अधिक है। इन नदियों के जल भंडारण की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। भूमिगत जल, वर्षा का जल रिस कर भूमिगत होता रहता है। जल रिसव की प्रक्रिया पृष्ठीय जल में से भी होती है। इन दोनों ही माध्यमों से भूमि के नीचे विशाल मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाता है। इसे भूमिगत जल या भूमजल भी कहते हैं। केंद्रीय भूमजल बोर्ड के अनुसार 1994-95 में भारत के आयक भूमिगत जल क्षमता लगभग 431 अरब घनमीटर प्रतिवर्ष है। इसमें से लगभग 396 अरब घनमीटर जल उपयोग के लिए उपलब्ध है। भूमिगत जल का वितरण सर्वत्र समान नहीं है। भूमिगत जल की उपलब्धता वर्षा की मात्रा, वर्षा की प्राकृतिक भूमि के स्वभाव तथा भूमि के ढाल पर निर्भर करती है। अधिक वर्षा वाले भागों में जहां भूमि समतल और सद्र मृदा वाली है वहां पानी आसानी से रिस जाता है। इन क्षेत्रों में भूमिगत जल कम गहराई पर पर्याप्त मात्रा में मिलता है। राजस्थान जैसे क्षेत्रों में समतल भूमि भूभाग तथा सद्र बुलाई मृदा होते हुए भी वर्षा की कमी के कारण जल अधिक गहराई पर कम मात्रा में मिलता है। क्षेत्र के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, परंतु भूमि की ढालू होने के कारण जल के प्रवेश के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती। फलत इन भागों में भी भूमिगत जल अधिक गहराई तथा कम मात्रा में मिलता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान तथा तटीय मैदानों में भूमजल के विशाल भंडार है। प्रायद्वीपीय पठार, हिमालयी क्षेत्रों तथा मरुस्थलीय भागों में भूमिगत जल कम मात्रा में मिलता है। भूमिगत जल क्षमता का उपयोग, जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है वहाँ पर भूमिगत जल का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, जबकि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा छत्तीसगढ़ ऐसे क्षेत्र में जहां वर्षा की मात्रा कम होते हुए भी भूमिगत जल का उपयोग कम हो पाता है। भूमिगत जल के विकास की विशेष आवश्यकता है में उपलब्ध जल राशि के बीच संतुलन। जल संसाधनों के वितरण में स्थान तथा समय के अनुसार बहुत अंतर मिलता है। वर्षा ऋतु में जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। शुष्क ऋतु आने पर जल की कमी होने लगती है। हमारे पृष्ठीय और भूमिगत
जल के भंडार लगभग 2384 अरब घन मीटर है। इसमें से केवल 1086 अरब घन मीटर जल ही उपयोग के लिए उपलब्ध है। जल की मात्रा मापने के लिए इकाई घन मीटर या हेक्टर मीटर आदि का वर्ग मीटर समतल भूभाग पर 1 मीटर की गहराई तक जल को स्थिर रखा जाए तो उस संपूर्ण जल का कुल आयतन 1 घन मीटर होगा। ठीक इसी प्रकार 1 हेक्टर समतल भूमि पर 1 मीटर की गहराई तक यदि जल को स्थिर रखा जाए तो जल का कुल आयतन 1 हेक्टर मीटर होगा। भारत की वर्षा की प्राकृतिक इसके वितरण के स्वरूप के विषय में आप पाठ 17 में पढ़ चुके हैं। भारत में 90% वर्षा जून और अगस्त में 3 महीनों की अल्पावधि में होती है। भारत में वर्षा के दिनों की संख्या में भी बहुत अंतर मिलता है। पश्चिमी तट पर वर्षा वाले दिनों में औसत 137 दिन, राजस्थान में दिनों की संख्या घटकर 10 से भी कम हो जाती है। वर्षा की प्राकृतिक में अंतर पाया जाता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा प्रायः तेज और लगातार हो जाती है, जबकि कम वर्षा वाले भागों में वर्षा की प्राकृतिक मंद या रुक रुक कर अथवा बीच के अंतराल देखकर हो सकती है। अंत वर्षा के क्षेत्रीय वितरण में अधिक असमानता मिलती है। देश के 8% भूभाग पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 20% भाग में 125 से 200 मीटर वर्षा होती है। 42% भाग पर 75 या 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शेष 30% भाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। वर्षा का असमान वितरण की पृष्ठीय तथा भूमिगत जल के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी है। जल की उपयोगिता। भारत में जनसंख्या वितरण और तेजी से बढ़ रही है। स्वतंत्रता के बाद देश की जनसंख्या लगभग 3 गुनी हुई है। जनसंख्या बढ़ने के कारण सभी क्षेत्रों में जल की मांग बहुत बढ़ी है। पेयजल तथा सिंचाई व उद्योग के लिए जल की मांग अपेक्षाकृत अधिक बढ़ी है। दूसरी ओर भारत के प्रति व्यक्ति जल की वार्षिक वर्षा बराबर घट रही है। सन 1951 में प्रति व्यक्ति वार्षिक जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर थी, जो 2001 में घटकर केवल 1829 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष रह गई। आपने आने वाले समय में अर्थात 2025 तक पहुँचते पहुँचते जल की उपलब्धता प्रति व्यक्ति घट 1342 घन मीटर प्रति वर्ष रह जाएगी। यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि 1000 घन मीटर औसत वार्षिक जल की उपलब्धता पर जल संकट पैदा हो सकता है। आज कई देश जल संकट से स्थिति में पहुंच चुके हैं, यहाँ तक कि उन्हें जल का आयातन करना पड़ता है। ये देखिए, यह आपको वर्षा दिखा रहा है कि जल की उपलब्धता घन मीटर में 51 में, 2001 में, 25 में। इसमें देखिए ये 5000 में 5177, इसमें घटकर 1829, फिर नीचे आकर 1342, यानी 2025 का आंकड़ा है ये। चित्र 21.1 वार्षिक जल की घटती उपलब्धता। पानी के विद्युत उपयोग है। इसके लिए इस उपयोग की सूची लंबी है। पीने के लिए तो पानी चाहिए। घरेलू कार्यों, सिंचाई, उद्योग के जन स्वास्थ्य तथा बलमूत्र की निकासी के लिए जल, प्रवाहित जल विद्युत के निर्माण तथा परमाणु नियंत्रणों के शीतलन के लिए विशाल जल राशि नियंत्रण चाहिए। मत्स्य पालन, वानिकी और जल क्रीड़ाओं को कल्पना जल के बिना नहीं की जा सकती। पर्यटन के विकसित तथा बढ़ावा देने में पानी की विशेष भूमिका है। कृषि अर्थव्यवस्था का तो जल अभिन्न अंग है। इस प्रकार जल सभी प्रकार के विकास कार्य के लिए आवश्यक है। इसका प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है और उपयोग हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। नगरों के बढ़ने के कारण नगरों में जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है। सारणी 21.2 भारत जल के उपयोग का
बदलता स्वरूप। इकाई अरब धन सेंटीमीटर। उपयोग 1990, 2000, 2010, 2025, 2050। घरेलू 25, 33, 42, 52, 60। सिंचाई 460, 536, 653, 770, 800। उद्योग 15, 30, 69, 120, 130। ऊर्जा 19, 27, 44, 71, 120। अन्य 30, 33, 35, 37, 40। कुल योग 549, 659, 853, 1050, 1150। ये अनुमानित। भारत कृषि प्रधान देश है। अंत सिंचाई के लिए विशाल जल राशि की आवश्यकता होती है। वर्ष 2000 में सिंचाई के लिए 536 अरब टन मीटर जल की उपयोग किया गया। ये उपयोग की गई कुल जल राशि का 71% है। शेष प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू कार्यों, उद्योगों, ऊर्जा तथा अन्य कामों में मिलता है। ये देखिए वही है वर्षा। चित्र देखना आप ध्यान से। चित्र 12.2 जल का उपयोग। स्वतंत्रता के बाद सिंचित क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई है। 1999, 2000 में कुल सिंचित क्षेत्र 8.47 करोड़ हेक्टेयर था। भारत में सिंचाई के लिए जल के उपयोग की अधिकतम क्षमता 11.35 करोड़ हेक्टेयर मीटर है। इस क्षमता का लगभग 3/4 जल का ही उपयोग हो पाता है। भारत में सिंचाई की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। सिंचाई की मांग बढ़ने के प्रमुख कारण वर्षा के वितरण में क्षेत्रीय और ऋतुगत असमानता, वर्षा काल में भारी अंतर और अनिश्चितता, वाणिज्य फसलों के लिए जल की बढ़ती मांग, फसलों का बदलता प्रतिरूप। सिंचाई के साधन। भारत में सिंचाई के 3 प्रमुख साधन हैं: कुएं एवं नलकूप, नहरें तथा तालाब। कुएं एवं नलकूप। भारत में कुओं तथा सिंचाई प्राचीन काल से होती चली आ रही है। डिजिटल और बिजली की पंपिंग सेटों के उपयोग से कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई है। 1950-51 में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई क्षेत्र केवल 59 लाख हेक्टेयर था, जो 1997-98 में बढ़कर 3 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक हो गया। इस अवधि में कुल सिंचित क्षेत्र 30% से बढ़कर 57% हो गया। उत्तरी भारत में जलोढ़ मैदानी में भूमिगत जल के विशाल भंडार हैं। यहाँ कुओं, नलकूपों को खोदना और बनाना आसान है। लागत मूल्य भी कम आता है। इस अंतर इन मैदानों में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई लोकप्रिय है। दूसरी ओर गुजरात, गोवा, राजस्थान तथा महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जिसमें 60% से अधिक सिंचाई कुओं और नलकूपों द्वारा होती है। भारत शुद्ध बोएगा सिंचित क्षेत्र। चित्र को देखें, मानचित्र देखें। चित्र 21.3 शुद्ध बोएगा सिंचित क्षेत्र। लहरें। सन 1960 तक लहरें भारत में सिंचाई का मुख्य साधन थी। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में लहरों की लगभग 40% भागीदारी थी। 1996-97 में घटकर 31% रह गई। सन 1996-97 में लहरों द्वारा लगभग 1.74 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई की गई। इसका आधे से अधिक भाग 52.5% उत्तरी मैदानों के राज्यों में ही सीमित है। लहरी सिंचाई की दृष्टि से हरियाणा, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब का नाम उल्लेखनीय है। जम्मू कश्मीर, मिजोरम, असम और त्रिपुरा ऐसे राज्य हैं जो सिंचाई के लिए अधिकतम लहरों पर ही निर्भर है, क्योंकि इन राज्यों में सिंचाई के अन्य संसाधनों का अभाव है। सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य मिजोरम सिंचाई के लिए पूर्ण लहरों पर निर्भर है। ये देखिए, नलकूप व अन्य कुएं 56%, लहरें शासकीय 30%, अन्य संसाधन 7%,
तालाब 6% और लहरें निजी 1%। चित्र 21.4 संसाधनों के अनुसार सिंचित क्षेत्र तालाब। सिंचाई के तालाबों की भागीदारी घटी है। देश के लगभग 6% सिंचित भाग पर तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग में तालाबों द्वारा सिंचाई लोकप्रिय है। यहाँ तालाब बनाना आसान है। तालाबों द्वारा सिंचाई में तमिलनाडु राज्य का पहला स्थान है। यहाँ लगभग 22% क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और पश्चिमी बंगाल में तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। नदी घटी परियोजना। स्वतंत्रता के बाद से ही देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए योजनाबद्ध आर्थिक गतिविधियां आरंभ की गई। इसमें से नदी घाटी परियोजनाओं के विकास पर विशेष बल दिया गया है। इन परियोजनाओं द्वारा नदी घाटियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को हल करना उचित समझा गया। इसमें बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, सिंचाई और पीने के लिए पानी, उद्योग के लिए जल उपलब्ध कराना, विद्युत उत्पादन, परिवहन, मनोरंजन, वन्यजीव संरक्षण और मत्स्यन का विकास इन परियोजना के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। सारणी 21.3 भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। परियोजना का नाम नदी निर्मित बांध, जलाशय, लाभित राज्य। दामोदर घाटी, दामोदर, तिलिहा, कोनर, मिथान, पंचेतिल, झारखंड, पश्चिम बंगाल। भाखड़ा नागर, सतलुज, भाखड़ा नागर, पोंग, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली। जलाशय गोविंद सागर। हीराकुंड महानदी, हीराकुंड, टिकरपड़ा, नाराज, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा बांधों के साथ लहरें, तुंगभद्रा बांध, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर, कृष्णा, नागार्जुन सागर बांध, आंध्र प्रदेश। नर्मदा घाटी, नर्मदा वास्तविक 30 बांध, तैयार बांध। सरदार सरोवर, नर्मदा सागर, तावावनी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। कोसी, कोसी 3 इकाई, कोसी बैराज, कोसी सत्याग्रह, हनुमान नगर, बिहार, झारखंड तथा नेपाल। चंबल घाटी, चंबल, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इंदिरा गांधी लहर, व्यास सतलुज, रावी, व्यास और सतलुज का जल बांध, पोंग, राजस्थान। वर्षा जल संग्रहण का सामान्य अर्थ वर्षा के जल को एकत्रित करने से है। विशेष अर्थों में यह भूमिगत जल के पुनर्भरण बढ़ने के इस तकनीकी में जल को बिना प्रदूषित किए स्थानीय रूपों में वर्षा को एकत्रित करके जल को भूमिगत किया जाता है। इससे स्थानीय घरेलू मांग को अभाव वाले दिनों में पूरा किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर हमारे लिए जल संग्रहण क्यों आवश्यक है। इसके लिए मुख्य 3 कारक उत्तरदायी हैं। पृष्ठ जल का अभाव, भूमिगत जल पर निर्भरता का बढ़ना और तेजी से नगरीकरण होना। नगरीय परिदृश्य, किसी क्षेत्र में प्राप्त वर्षा की कुल मात्रा को वर्षा जल निधि कहते हैं। वर्षा जल निधि को प्रभावित ढंग से किए गए संग्रहण को संभाव्य जल संग्रहण कहते हैं। जरा सोचिए, आपके मकान की छत का क्षेत्र 100 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 60 सेंटीमीटर है। यह मान लिया जाए कि छत पर पानी ना तो बह है, ना रिस है और ना ही उड़ा है, तो ऐसी स्थिति में छत पर 60 सेंटीमीटर पानी ढका मिलेगा। जल का आयतन, छत के क्षेत्रफल गुना वार्षिक वर्षा की मात्रा बराबर में 100 गुना 60 सेंटीमीटर बराबर में 100 गुना 60, 100 गुना 6 सेंटीमीटर, 60 घन सेंटीमीटर। अर्थात एक परिवार एक वर्ष में
60,000 लीटर जल का चयन कर सकता है। इसके परिवार की जल संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है। औसत एक व्यक्ति को प्रतिदिन पीने के लिए 10 लीटर जल की आवश्यकता होती है। यदि आपका परिवार 6 सदस्यों का है तो वर्ष में पीने के लिए 6 गुना 10 गुना 365 बराबर में 21,900 लीटर पानी चाहिए। शेष 6,000 माइनस 60,000 माइनस 21,900 बराबर में 38,100 लीटर जल शुष्क मौसम में प्रयोग किया जा सकता है। ग्रामीण परिदृश्य। भारत में जल संग्रहण की परंपरा अति प्राचीन है, परंतु जल संग्रहण की आज जैसी अर्थ है पहले कभी नहीं देखी गई और ना अनुभव की गई। जल के अभाव वाले क्षेत्र में आज भी लोग पुराने तरीके को अपनाकर अपना काम चलाने का प्रयास करते हैं। आज भी इसमें कुएं, तालाब, जोड़ को गहरा करना, समय समय पर उनकी सफाई करना शामिल है। वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में मावाड़ी जल संग्रहण की महत्वपूर्ण परंपरा विधि है। अब तो जल संग्रहण की नई तकनीकों को अपना कर हम अधिक सुरक्षित स्थिति में हो सकते हैं। तनिक सोचिए, भारत में सभी 58,07,000 गांव अपने 2,000 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के वर्षा जल के संग्रहण में जुट जाए तो अगर जल राशि उपलब्ध हो जाएगी, औसत एक गांव 57,500 लाख घन मीटर वर्षा जल निधि की परिधि में आता है। इस गणना से पता चलता है कि वर्षा जल संग्रहण की संभाव्यता विशाल है। वर्षा जल संग्रहण की विधियाँ। वर्षा जल संग्रहण के लिए विभिन्न विधियों को आवश्यकता, सुविधा तथा परिस्थिति के अनुसार अपनाया जा सकता है। निम्नलिखित विधियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। गड्ढे या गत्तिका बना। छिले जल भरित क्षेत्रों में जल के पुनर्भरण के लिए छोटे छोटे गड्ढे बनाकर जल का संग्रहण किया जा सकता है। इन गड्ढों को 1-2 मीटर चौड़ा और 2-3 मीटर गहरा बनाया जा सकता है। इसकी आकृति किसी भी प्रकार की हो सकती है। इन गड्ढों को कंकड़, बाजरी, बालू आदि से भर दिया जाता है। इसे वर्षा का जल रिसाव सहज होता रहता है। खाया बनाना। निचले भागों में जहां आर्द्र सैलें पाई जाती हैं, उन भागों में 0.5 से 1 मीटर चौड़ी, 1 से 1.4 मीटर गहरी तथा 10 से 15 मीटर लंबी खाई बनाकर उन्हें बालू, बाजरी से भर दिया जाता है। खाइयों को सामान्य भूमि के ढाल के समांतर बनाना चाहिए। कुओं का उपयोग। पहले से सूखे बंद पेड़ काम में ना आने वाले कुओं का वर्षा जल संग्रहण के लिए उपयोग किया जा सकता है। हैंडपंप। भूमिगत जल बहाव क्षेत्रों में वर्षा के इकट्ठे किए गए जल को चालू हैंड पंपों द्वारा फिल्टर की मदद से भूमिगत किया जा सकता है। यहाँ पे चित्र देखिए, तीनों का बता रखा है आपको। चित्र 21.7 जल संग्रहण की विधियाँ। राष्ट्रीय जल नीति। जल राष्ट्रीय अमूल्य निधि है। सरकार द्वारा जल संसाधनों की योजना, विकास तथा प्रबंधन के लिए नीति बनाना आवश्यक है। इसे विस्तृत जल की भूमिगत जल का न केवल दुरुपयोग किया जा सके अपितु भविष्य के लिए भी जल सुरक्षित रहे। वर्षा की प्राकृतिक ने भी इस ओर सोचने के लिए विवश किया है। इसी संदर्भ में सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकार किया गया। कलातंत्र में कई मुद्दों व समस्याओं के उभरने के कारण वर्षा 2002 में इसी संशोधित कर राष्ट्रीय जल निधि 2002 प्रस्तुत की गई। जल पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण और प्रमुख घटक है। सभी प्रकार के जीवन के लिए इसे आवश्यक पर्यावरण रूप से
मानकर व्यवहार करना चाहिए। इसका योजनाबद्ध तरीके से विकास, संरक्षण तथा प्रबंधन करना चाहिए। इसके सामाजिक और आर्थिक पहलू पर भी विचार आवश्यक है। देश के विकसित क्षेत्र में हर वर्षा सूखा और बाढ़ से पीड़ित रहते हैं। इससे न केवल धन जन की हानि होती है, अपितु जल का पहिया भी ठहर जाता है। बाढ़ और सूखे की समस्या किसी राज्य विशेष की सीमा से नहीं जुटी है, यह राष्ट्रीय स्तर पर ही विचारणीय विषय है। जल संसाधनों की योजना, तरीके, क्रियान्वित के साथ अनेक समस्या जुट जाती है। इसमें पर्यावरणीय, सतपोषणीय, सही ढंग से लोगों और पशुधन के विस्थापन एवं पुनर्वास, स्वास्थ्य, बांध सुरक्षा आदि विषय अपने में समय संदेह एवं व्यक्त संदेह। कई क्षेत्रों में जल भाव, बहराव तथा मृदा के क्षारीयपन की समस्या उठ खड़ी होती है। देश के कई भागों में तो भूमिगत जल की आवश्यकता से अधिक शोषण ने भी चुनौतियां दे डाली। इन सभी समस्याओं पर सामान्य नीति के तहत ही विचार आवश्यक है। खाद्यान्न का उत्पादन 1950 के दशक से 500 लाख टन था, जो 1999 2000 में बढ़कर 280 लाख टन हुआ। सन 1925 में खाद्य की मात्रा 3500 लाख टन होगी। घरेलू उपयोग, उद्योगों, ऊर्जा उत्पादन आदि क्षेत्रों में जल की मांग बढ़नी है। इससे संसाधन पहले से ही कम है, भविष्य में इनकी और कमी होगी। जल की गुणवत्ता एक और महत्वपूर्ण पहलू है। पृष्ठीय और भूमिगत जल में प्रदूषण बढ़ रहा है। जल प्रदूषण के मानव अन्य मुख्य स्रोत घरेलू अपशिष्ट जल, औद्योगिक अपशिष्ट जल और सीवरेज तथा कृषि कार्यों में युक्त रसायन है। कभी कभी प्राकृतिक भी जल प्रदूषण को बढ़ाने से नहीं चूकते। जल प्रदूषण ने प्राकृतिक स्रोताप्रदन, भूस्खलन, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की सड़न वह विघटन है। भारत के 3/4 पृष्ठीय जल संसाधन प्रदूषित है। प्रदूषण से मुक्ति के लिए वैज्ञानिक कई तकनीक और औद्योगिक तथा परीक्षित जल द्वारा संसाधन विकास और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जल संभर विकास का अभिप्राय है एक ऐसे क्षेत्र से जहां इसका जल एक बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। इस जल का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग अच्छे परिणाम देने वाला बन सकता है। संबंधित क्षेत्र 1/3 के रूप में एक गांव हो सकता है, अथवा गांव का समूह भी। इस क्षेत्र में कृषि, बंजर वन आदि सभी प्रकार की भूमियां शामिल हो सकती है। जल संभार कार्यक्रमों से भूमि का अधिकतम उपयोग संभव है। इस प्रकार किसी क्षेत्र में जल के हर संभव प्रयोग को ही जल संभार विकास कहते हैं। जल संभार विकास के लाभ। जल संभार विकास के द्वारा निम्नलिखित लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, जैव विविधता में वृद्धि, जल क्रांति तथा लवणता का ह्रास, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, वनों के टकराव में कमी, जीवन स्तर उठना, रोजगार में वृद्धि, स्थानीय लोगों की सहभागिता से काफ़ी मेलजोल बढ़ाना। जल संभार विकास अपेक्षाकृत परिणाम। जल संभार विकास परियोजना में अभी तक इच्छित परिणाम नहीं मिल सके हैं, जबकि भारत सरकार 2000 तक विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से जल संभार विकास कार्यक्रमों में $2 अरब खर्च कर चुकी है। इसके लिए निम्न कारक उत्तरदायी है: वैज्ञानिक सोच का अभाव, तकनीकी कमियां, स्थानीय लोगों के सहयोग की कमी, विभिन्न विभागों के बीच आपसी सहयोग का अभाव तथा पृथक मंत्रालय न होना। नदी संयोजन। नदी के क्षेत्र सूखा तथा बाढ़ से पीड़ित रहता है। सूखा और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस समस्या के हल के लिए 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का गठन किया गया। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय जल के जाल की पहचान करना मात्र था। अंतर्राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने 3 नदी जुड़ावों की पहचान की। इस कार्यक्रम में बड़ी नदियों को प्रमुखता से शामिल किया गया। अभिकरण ने
6 जुड़ाव स्थलों पर काम करने की संस्तुति की है तथा 3 चरणों में उन्हें पूरा करने की बात कही है। प्रथम चरण में प्रथम प्रायद्वीपीय नदियों महानदी गोदावरी, कृष्ण और कावेरी को शामिल किया गया है। द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत की छोटी छोटी नदियों द्रोणियों को एक दूसरे से जोड़ने की बात रखी गई है, जिससे केन, बेतवा तथा पार ताप्ती नदियाँ शामिल हैं। तृतीय चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को एक दूसरे से जोड़ने का प्रबंधन रखना। नदी योजना से लाभ। नदी द्रोणियों के आसपास में जुड़ने से बहुमुखी विकास संभव है। इस कार्यक्रम की सफलता से पृष्ठीय जल द्वारा 2050 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि क्षेत्र पर सिंचाई संभव हो सकेगी। 1000 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र कृषि को सिंचाई के लिए भूमिगत जाल उपलब्ध हो सकेगा। अंतर्सिंचित क्षेत्र 1130 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1500 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। 340 लाख की व अतिरिक्त जल विद्युत का निर्माण हो सकेगा। इन लाभों के अतिरिक्त कई और भी लाभ मिल सकेंगे, जैसे बाढ़ नियंत्रण, जल परिवहन, जलपूर्ति, मत्स्य क्षारीयपन का दूर होना तथा जल प्रदूषण नियंत्रण शामिल है, परंतु इन सभी लाभों को सहज प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये परियोजना बहुत ही व्यक्त, संदेह और समय संदेह है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 560,000 करोड़ रुपए की विशाल धनराशि की आवश्यकता होगी। जल संरक्षण के उपाय। जल नहीं तो जीवन नहीं। अंत जल का संरक्षण अति आवश्यक है। जल की कमी से होने वाली पीढ़ी संकट में पड़ सकती है। जल के संरक्षण में व्यक्ति, समाज और सरकार सभी की सहभागिता अनिवार्य है। जल के संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय अपनाए जा सकते हैं। नदियों का जाल व्यक्त में बहाकर सागरों में ना मिल जाए, इसके लिए नदियों पर बांधों और जलाशयों का निर्माण करना चाहिए। नदियों के जल को नगरों की गंदगी से हर कीमत पर बचाना चाहिए। पहाड़ों की रोकथाम के लिए गंभीरता से संभव प्रयास करने चाहिए। जल का शुद्ध प्रयोग करना चाहिए। जल संरक्षण के प्रति जनसाधारण पैदा करनी चाहिए। जल संरक्षण और उसके कुशल प्रबंधन में संबंधित सभी क्रियाकलापों में लोगों को शामिल कर उससे सक्रिय सहयोग लेना चाहिए। बागवानी, वाहनों की धुलाई पर, आंगन पर, शौचालयों की सफाई पर पेयजल का उपयोग नहीं करना चाहिए। जलाशयों को प्रदूषण से बचाना चाहिए। पानी में टूटी पाइपलाइनों की अविलंब मरम्मत करनी चाहिए। जल की हर बूंद कीमती है, ये भाव जनसमाज तक पहुंचाना चाहिए। वर्षा पोषित क्षेत्रों में ऐसी फसलों के उगने पर रोक होनी चाहिए जिन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। वृक्षारोपण पर बल देना चाहिए। एक विशेष अध्ययन जल संरक्षण की दिशा में तथा भारत संघ का प्रयास। तरुण भारत संघ की स्थापना 1985 में श्री राजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में की गई। इसकी स्थापना राजस्थान के अलवर जिले के थानागाजी तहसील के हमीरपुर गांव में हुई। थानागाजी क्षेत्रवासियों ने तरुण भारत संघ के निर्देशन से वहां करिश्मा कर दिया, जो पश्चिमी राजस्थान से सरस्वती नदी की खोज में केंद्रीय जल अधिकरण तथा भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र मिलकर भी नहीं कर पाए। तरुण भारत संघ एक गैर सरकारी संगठन NGO है। इसके 15 साल से भगीरथी प्रयासों के अवरणी नदी का जन्म हुआ। पहले ये नदी सूखी और उजाड़ थी। अरवरी नदी को 2 शाखाएं, इनकी कुल लंबाई 45 किलोमीटर है। इसका जल संभार क्षेत्र 503 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके अंतर्गत जयपुर, दौसा और अलवर जिलों के कुछ भाग शामिल हैं। पहले ये अतिसिंचित क्षेत्र में खेती होती थी। सिंचाई के साधन नहीं थे। कुल मिलाकर 10% भूभाग पर खेती होती थी।
खेती पूर्णतः वर्षा पर निर्भर थी। खेती एक फसली थी। पानी की कमी की पूर्ति के लिए तरुण भारत संघ के गांव वालों के सहयोग से तालाब और जोड़ों की सफाई कर उन्हें गहरा किया तथा पहाड़ी ढालू भागों को जोहड़ बनाने का बीड़ा उठाया। इस काम के लिए 1985-86 में एक गांव का चयन किया। परिणाम स्वरूप बहुत ही सुखद रहे। ये देखकर अन्य गांव वालों में यहाँ जोड़ बनवाने की होड़ लग गई। सन 1986 में जल बचाओ और जोहड़ आंदोलन चलाया। अब तक इस क्षेत्र में 3500 जोड़ बनाए जा चुके हैं। गांव वालों ने स्वयं ही 70 से अधिक जोड़ों बना डाले। जोड़ों के बन जाने से भूमिगत जल का स्तर ऊंचा उठा है। कुओं, तालाबों, जोड़ों तथा नदियों में वर्ष भर जल भरा रहता है। खेती ने अपना रूप बदल लिया है। हर जगह हितामा का साम्राज्य दिखाई पड़ता है। पशुधन चुस्त व स्वस्थ हो गया है। गाय और भैंसें अधिक दूध देने लगी है। लोगों का आर्थिक ऊंचा उठा है। गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवार भी आज 40-50 हज़ार रुपये प्रति वर्ष कमा लेते हैं। गाँव से नगरों की ओर पलायन रुक गया है। यहाँ तक कि पलायन किए गए परिवार अब अपने घरों की ओर वापस आने लगे हैं। अवरई नदी द्रोणी ने बसे 70 गांव के लोगों ने मिलकर 150 सदस्यों वाली एक अनूठी सदन का गठन किया। संघ का नाम अरवरी नदी के नाम पर अवरी सदन रखा गया। 26 जनवरी 1999 में हमीरपुर ने नदी किनारे अवरदी सदन के सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। इसी दिन से अवरदी सदन ने अपना संविधान लागू किया। एक दिन ऐसी संघ जो केवल नियम और कानून नहीं बनती अपितु स्वयं उसका पालन करती है और क्षेत्र के सभी निवासी उन नियमों और कानूनों के दृढ़ता से पालन करते हैं और पालन कराते हैं। अरवरी सदन ने लोगों की आवश्यकता, पर्यावरणीय संतुलन तथा भूमि को बांधे में रखते हुए कुछ नियम कानून बनाए। उसे निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय है। अधिक जल वाहन वाली फसलों गन्ना, चावल और मिर्च उगाने पर प्रतिबंध। होली के बाद और वर्षा से पहले कोई भी व्यक्ति नदी के पानी का उपयोग खेती के लिए नहीं करेगा। जल भंडारण क्षेत्र में किसी भी औद्योगिक इकाई की स्थापना नहीं होगी। जौ, बाजरा और मक्का की फसलें को उगाने की सिफारिश की। नदी के निचले भागों में सब्जियां उगाने की अनुमति दी गई। शिकार तथा पेड़ पौधों को काटने पर रोक। क्षेत्र में हाल ही में विकास किए गए भारो देव बानस अभयारण्य में कोई भी व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर नहीं जाएगा। पूरे क्षेत्र को जैव विविधता का क्षेत्र घोषित किया गया। खाद्यान्नों और सब्जियों को क्षेत्र से बाहर भेजने पर प्रतिबंध। जल भंडार क्षेत्र से बाहर के लोगों को इस क्षेत्र पशुओं को चराने पर रोक। आज क्षेत्रवासियों के लिए अरवरी नदी बहुत उपयोगी हो गई है। इस वासी उसकी पूजा अर्चना करते हैं, मेल और उत्सव मनाते हैं। अरवरी सदन के अरवरी मंदिर, अरवरी खजाना और अरवरी सचिवालय स्थापित किया है। इस प्रकार के कार्यक्रम राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में भी चलाए जा रहे हैं। इस मसले में गुजरात, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्यों में काफ़ी उत्साहजनक कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे आदर्श अनुकरणीय कार्यक्रमों को सरकार द्वारा संरक्षण और प्रोत्साहन देना चाहिए। इन कार्यक्रमों को वर्षा पोषित क्षेत्रों में चलाए जाने की विशेष आवश्यकता है। आपने क्या सीखा? जल प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण और अमूल्य साधन है। ये जीवन और आधार है। जल का प्रतिविधित उपयोग है। इसका उपयोग पीने में, घरेलू कामों में, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में होता है। भारत कृषि प्रधान तथा नियंत्रण बंधन काल वाला देश है। अंत जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई में होता है। कुएं, नलकूप, नहरें तथा तालाब सिंचाई में प्रमुख साधन हैं। सिंचाई में कुओं, नलकूपों का
सबसे अधिक योगदान है। भारत में जल का वितरण बहुत असमान है। वर्षा की अवधि, वर्षा की प्राकृतिक भूमि का स्वास्थ्य स्वभाव तथा भूमि का ढाल आसमान वितरण के प्रमुख उत्तरदायी कारक हैं। नदी घाटी योजनाओं से जल संसाधनों के विकास, बाढ़ नियंत्रण तथा जल का दुरुपयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने देश के आर्थिक विकास तथा संसाधनों के संरक्षण में विशेष योगदान दिया। जल की कमी जल के वितरण में स्थानीय और सामाजिक असमानता, विशाल और बढ़ती जनसंख्या के लिए जल की बढ़ती मांग और पर्यावरणीय बदलती परिस्थितियों के कारण जल संसाधनों का संरक्षण आवश्यक हो गया। इस दिशा में वर्षा जल संग्रहण तथा जल संभार विकास कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया। इन कार्यक्रमों को ईमानदारी और मेहनत से लागू किया जाए तो भारत में जल का संकट कभी नहीं आ सकता। इसमें वर्षा जल संग्रहण कार्यक्रमों को जल सहयोग से बहुत कम बजट के द्वारा पूरा किया जा सकता है। इसके लिए जल संसाधनों के प्रति सोच बदलने की नितांत आवश्यकता है। इस क्षेत्र के कई सामाजिक संगठनों, सीमित व्यक्तियों के उल्लेखनीय हैं और अनुकरणीय कार्य दिए गए हैं। इनके सहयोग से उजाड़ और पिछड़े क्षेत्र आबाद और विकास के पथ पर अग्रसर हो चुके हैं। जल संभर विकास नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य बहुत समय संध्य और जटिल है, परंतु ये कार्य राज्यों सरकारों के आपसी सहयोग और केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति तथा जन सहयोग से पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, इस चैप्टर ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।